Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of class 8th. Dear students, as you know, we are studying the first lesson of this book in these days. इन दिनों हम लोग इस बुक का फर्स्ट लेसन स्टडी कर रहे हैं विच इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन. एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज. और हम लोग स्टडी कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज के बारे में, यानी कृषि पद्धतियों के बारे में, यानी उन कामों के बारे में, उन वर्क्स के बारे में जो कि हमें एग्रीकल्चर कोई भी कल्टीवेशन करते टाइम या किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए करने होते हैं. एंड देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस. और ये जो प्रोसेस है खेती करने का, यानी किसी को भी अगर क्रॉप ग्रो करनी है, किसी को भी फसल उगानी है, तो उसको ये 7 जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होंगे. एंड दीज आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज. वी हैव स्टडीड अबाउट 3 पॉइंट्स ऑफ दिस लिस्ट. इस लिस्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं. बट वी हैव नॉट कंप्लीटेड द 3rd पॉइंट. लेकिन अभी हमने 3rd पॉइंट को कंप्लीट नहीं किया है. वी हैव कंप्लीटेड 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोइल एंड सोइंग. एंड वी वर रीडिंग द 3rd पॉइंट इन अवर लास्ट वीडियो. अपने लास्ट वीडियो में हम लोग 3rd जो पॉइंट है वो स्टडी कर रहे थे, विच इज जो कि है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर यानी खाद और फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, उनको ऐड करना, मिलाना अपने खेत में. तो सबसे पहले हम सोइल को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं और उसके बाद 3rd जो स्टेप होता है वो खाद और उर्वरक देने का होता है. तो मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करने का होता है. नाउ वी आर स्टडिंग इन डिटेल. अब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं. तो 6th वीडियो हमारा, लास्ट वीडियो जो था वो 6th वीडियो था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 7th पार्ट ऑफ द लेसन. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस लेसन का 7th पार्ट, पार्ट 7. We have studied that the fertilizers are the substance which grow the crop best in a best way. अगर किसी भी फसल को, किसी भी क्रॉप को आपको बेस्ट वे में ग्रो करना है, सबसे ज्यादा अगर उत्पादन लेना है, तो वो होता है फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर अगर आप अपने फील्ड में डालेंगे तो सबसे बेस्ट प्रोडक्शन आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा उत्पादन मिलेगा. लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है. इसलिए इसको हम लॉन्ग टाइम अगर यूज करते हैं, अगर हम हर साल फर्टिलाइजर डालते हैं, तो वो हमारे खेत के लिए नुकसान देना भी शुरू कर देता है. तो आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे फर्टिलाइजर और मैन्योर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और हमारे खेत के लिए कौन सा बेटर होता है. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, ये रसायन होते हैं. तो यहां पर ये बात ध्यान रखना आप, हालांकि फिर मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि फर्टिलाइजर भी खेत में न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज किए जाते हैं. यानी पोषक तत्वों की, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसको पूर्ति करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए ही फर्टिलाइजर डाले जाते हैं. और इसी काम के लिए मैन्योर भी डाली जाती है. दोनों का पर्पज एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है खुद की, यानी ये जो जिस तरह से ये बनते हैं वो अलग अलग प्रकार है, अलग अलग मेथड है और इनके काम करने का तरीका भी अलग है. तो अभी हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर की. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स. फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं, ये रसायन होते हैं. विच आर रिच, जो कि भरपूर होते हैं, समृद्ध होते हैं, रिच होते हैं इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, किसी एक खास न्यूट्रिएंट में. देखिए फर्टिलाइजर जो है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर आते हैं.
अगर किसी फील्ड में, किसी खेत में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर अलग आते हैं। फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस के लिए अलग फर्टिलाइजर आते हैं। तो फर्टिलाइजर जो आते हैं वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के से रिच आते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जो फर्टिलाइजर है वो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। तो कई प्रकार के फर्टिलाइजर आते हैं जो अलग अलग न्यूट्रिएंट को सपोर्ट करते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट है? तो यही प्रश्न बार बार मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मैन्योर अलग है, फर्टिलाइजर अलग है, काम एक ही है दोनों का काम यही है कि खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, काम एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। तो क्या डिफरेंस है, ये किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम मैन्योर? जो फर्टिलाइजर है वो मैन्योर से किस तरह से डिफरेंट है? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यही है कि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में। फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, फर्टिलाइजर के कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के, ये सब फर्टिलाइजर्स हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स का यूज है, इनका जो उपयोग है, हैज हेल्प्ड फार्मर्स, ये फार्मर्स को हेल्प करते हैं टू गेट बेटर यील्ड, ज्यादा अच्छी पैदावार लेने में, ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों की, सच एज जैसे कि व्हीट यानी गेहूं, पैडी यानी धान, एंड मेज यानी मक्का। तो कई सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके अंदर अगर फार्मर फर्टिलाइजर ऐड करता है तो उसको बेटर यील्ड मिलती है, यानी ज्यादा अच्छी पैदावार मिलती है। बट लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, अत्यधिक उपयोग फर्टिलाइजर्स का, ये जो बात है, यही बात जो है इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखने की है कि एक्सेसिव यूज, एक्सेसिव यानी अत्यधिक उपयोग ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज जो होता है, अत्यधिक उपयोग अगर अपन करते हैं खेत में, ज्यादा मात्रा में अगर अपन फर्टिलाइजर डालते हैं, हैज मेड द सोइल लेस फर्टाइल, ये बना देती है सोइल को कम उर्वरक, कम उपजाऊ, लेस फर्टाइल। अगर आप मान लो यूरिया है, ये फर्टिलाइजर है, आप यूरिया अपने खेत में डालते हैं, तो इस बार जितना यूरिया आपने डाला है, अगली बार उतने यूरिया से ज्यादा यूरिया आपको डालना पड़ेगा। और हालांकि आपकी फसल तो बेटर मिलेगी आपको, लेकिन आपकी मिट्टी की जो क्षमता है, जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है उसका, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसलिए अगर हम रेगुलर यूज करते हैं फर्टिलाइजर का, तो ये आपके खेत की मिट्टी को यानी सोइल को लेस फर्टाइल बना देता है, कम उपजाऊ बना देता है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम, फर्टिलाइजर्स हैज आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये जो फर्टिलाइजर हैं ये वाटर पोल्यूशन का एक सोर्स भी बन चुके हैं। देखिए फर्टिलाइजर के डिसएडवांटेज भी हैं, नुकसान भी हैं। पहला नुकसान तो अपन ने रीड किया कि अगर अपन एक्सेसिव यूज करते हैं इसका, खेत में ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, तो ये आपकी सोइल को लेस फर्टाइल बना देता है, यानी कम उपजाऊ बना देता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, ये एक प्रकार के पॉइजन है, ये एक प्रकार के जहर हैं, और खेत में जब बारिश होती है तो ये बारिश के पानी के साथ में घुल करके जो पानी के सोर्स है, नदी है, तालाब है, वहां पहुंच जाते हैं और वहां के पानी को पोल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। तो ये वाटर पोल्यूटेंट भी होते हैं, ये वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। तो ये वाटर पोल्यूशन का एक सोर्स बन चुके हैं फर्टिलाइजर। अब आज क्या हो रहा है, अधिक फसल की चाह में बहुत सारे किसान फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज करने लगे हैं। इससे उनको फसल तो अधिक मिल जाती है, लेकिन
वो जो दवाइयाँ या फर्टिलाइजर खेत में ऐड करते हैं वो पानी बरसात के साथ मिल करके और पहुंच जाता है तालाबों में, नदियों में, नालों में, और वहाँ उस पानी को पोल्यूट कर देता है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है कि ये वाटर पोल्यूशन का एक सोर्स बन चुके हैं फर्टिलाइजर। देयरफॉर इसीलिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, इसलिए सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के क्रम में, यानी आपके खेत की मिट्टी की जो फर्टिलिटी है यानी उपजाऊपन है उसको अगर आप बनाए रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, तो इस क्रम में वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स। इसलिए हमें काम में लेना चाहिए सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स यानी वैकल्पिक उर्वरक। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वैकल्पिक, यानी विकल्प के रूप में दूसरी कोई चीज मिलती है तो वो होती है वैकल्पिक। देखिए, जब कोई चीज हमारे सामने होती है और उसकी जगह हमें एक और चीज का भी विकल्प रहता है अपने पास में कि हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो वो होती है वैकल्पिक। इंग्लिश में उसको सब्स्टिट्यूट कहेंगे हम। तो इसलिए अपने खेत की अगर सोइल की फर्टिलिटी को हमें मेंटेन रखना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स। तो हमें वैकल्पिक उर्वरकों का या वैकल्पिक फर्टिलाइजर्स का हमें रखना चाहिए। इन वैकल्पिक फर्टिलाइजर्स को हमें रखना चाहिए विद ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद के रूप में, और लीव ऑफ द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो या तो हमें क्या करना चाहिए, एक वैकल्पिक फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, यानी जो फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बन रहे हैं उनका उपयोग नहीं करें, हम सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें विद ऑर्गेनिक मैन्योर। हमें जो खाद होती है, ऑर्गेनिक यानी जीवों से बनी हुई कोई भी चीज, जैविक जो हिंदी में इसलिए शब्द है जैविक यानी जीवों से बनी हुई, मैन्योर यानी खाद। तो ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ में हमें सब्स्टिट्यूट जो फर्टिलाइजर हैं उनका उपयोग करना चाहिए, यानी पूरी मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें फर्टिलाइजर का लिमिटेड उपयोग करना चाहिए, दूसरे टाइप के फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए और मैन्योर के साथ करने चाहिए, यानी खाद भी खेत में डालनी चाहिए, उसके साथ फर्टिलाइजर का सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। या फिर क्या करना चाहिए, और लीव या फिर छोड़ देना चाहिए। लीव यानी या तो आप अपने खेत में लिमिटेड मात्रा में फर्टिलाइजर डालो और मैन्योर के साथ यूज करो उसको, यानी खाद के साथ यूज करो, जैविक खाद के साथ। या फिर एक तरीका और क्या है, और यानी या लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, छोड़ दें आपके खेत को अनकल्टिवेटेड यानी बिना खेती किए हुए। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपके खेत है तो आपको पता होगा कि 2-3 साल बाद खेत को एक बार बिना बीजे हुए छोड़ा जाता है, तो उसको बोलेंगे हम अनकल्टिवेटेड। तो या तो हम उसमें मैन्योर डालें अपने खेत में, लिमिटेड फर्टिलाइजर का यूज करें, या फिर हम लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, या फिर अपने खेत को, फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दें, बिना खेती किया हुआ छोड़ दें, जिसके लिए एक शब्द भी आया है फैलो, परती, पहले भी आया है ये वर्ड परती। तो या तो हम उसको परती या अनकल्टिवेटेड छोड़ दें इन बिटवीन टू क्रॉप्स के बीच में, यानी लगातार जो है वो फसल नहीं लें खेत से, एक फसल लेने के बाद कुछ महीनों के लिए उसको अनकल्टिवेटेड या फैलो छोड़ दें, परती छोड़ दें, ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी आई है वो रिप्लेनिश हो सके, वो पुनर्भरित हो सके। तो ये एक उपाय है जिससे कि हम अपने खेत में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है उसको पूरा कर सकते हैं। या तो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते रहें, या फिर हम हर एक क्रॉप के बाद में हम उसको खेत को अनकल्टिवेटेड या फैलो छोड़ दें। द यूज ऑफ मैन्योर, अब देखिए, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे फर्टिलाइजर की, अब बात आती है मैन्योर की, यानी खाद की। देखिए, मैन्योर जो है वो खाद, इसके लिए जो शब्द उपयोग होता है हिंदी में वो है खाद। ये बनती है जानवरों के गोबर से, या मतलब जीवों या प्लांट्स यानी पेड़ पौधों के अपशिष्टों से ये खाद बनती है।
और वो बनती है फैक्ट्री में। तो दोनों में ये डिफरेंस अपने को मालूम होना चाहिए। हालांकि आगे जाकर के टेबल भी आएगी इसकी, लेकिन ये चीजें अपने को नॉलेज में आ जानी चाहिए। द यूज ऑफ मैन्योर, जो खाद है, मैन्योर यानी खाद का जो यूज है, इम्प्रूव्स, ये सुधारता है सोइल टेक्सचर, मिट्टी की संरचना को। टेक्सचर का मतलब है संरचना। कोई भी चीज जिन जिन चीजों से मिलके बनती है वो उसकी संरचना कहलाती है, टेक्सचर कहलाती है। तो ये सोइल के टेक्सचर को यानी मिट्टी की संरचना को ये जो मैन्योर होती है ये इम्प्रूव करती है, ये सुधारती है उसको। एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और उसी तरह, एज वेल एज यानी उसी तरह, यानी उसकी इसको तो सुधारती है, टेक्सचर को तो सुधारती ही है। खाद जो है वो मिट्टी की टेक्सचर यानी उसकी संरचना को इम्प्रूव तो करती ही है, साथ ही साथ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करती है। अब ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या है? जल संधारण क्षमता। हर मिट्टी की पानी को अपने अंदर रखने की एक क्षमता होती है कि वो पानी को कितनी देर तक रख सकती है वो मिट्टी। कई मिट्टियां ऐसी होती है जो कम देर तक पानी को रख सकती है, फिर पानी उसमें से उड़ जाता है भाप बन करके, सूख जाती है वो जल्दी से। लेकिन कई ऐसी सॉइल्स होती है कि वो काफी लंबे टाइम तक मिट्टी इसको वाटर को अपने अंदर कंटेन रख सकती है, रिटेन रख सकती है, उसको अपने अंदर रोक के रख सकती है, वो जल्दी से सूखती नहीं है। वो मिट्टी अच्छी होती है खेतों के लिए, क्योंकि पानी जो दिया जाएगा खेत में वो लंबे समय तक उसको नम बनाए रखती है खेत को, ऐसी मिट्टी होती है। तो ये वाटर रिटेनिंग जो कैपेसिटी है मिट्टी की, वो जितनी अच्छी होगी उतना ही खेत उपजाऊ रहेगा, उतनी अच्छी फसल मिलेगी। तो ये जो मैन्योर होती है, जो खाद होती है, ये एक तो सोइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, यानी कि मिट्टी की संरचना को सुधारती है, और उस सोइल की यानी मिट्टी की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी जल को संधारित करने की क्षमता को भी इम्प्रूव करती है। इट रिप्लेनिशेज, ये पुनर्भरित करती है, वापस जो कमी होती है उसको पूरा करती है। द सोइल यानी मिट्टी को। ये जो मैन्योर होती है, ये जो खाद होती है, ये सोइल को यानी मिट्टी को रिप्लेनिश करती है, उसको पुनर्भरित करती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसको कंप्लीट करती है विद न्यूट्रिएंट्स के साथ। तो अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि मैन्योर और जो फर्टिलाइजर हैं, हालांकि दोनों का काम एक ही है, दोनों ही जो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है सोइल के अंदर उसको रिप्लेनिश करने के काम में आती है। लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो मैन्योर होती है वो अपने फील्ड में ही प्रिपेयर की जा सकती है, और ये एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेनिंग्स होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं या वेस्ट जो होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे ये बनती है। और लंबे समय तक हम फर्टिलाइजर को डालेंगे तो हमारी जो खेत की सोइल है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है। एक बार की फर्टिलाइजर से एक बार की बहुत तेज गति से अपने को अच्छी फसल मिलती है, तो उसी के लालच में लोग फर्टिलाइजर डाल लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ हो जाती है। अनोदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल। अब देखिए, दो तरीके हमने अभी तक रिप्लेनिशिंग के पढ़े हैं। सोइल को रिप्लेनिशिंग करने के दो जो मेथड हैं वो पढ़े हैं। एक तो फर्टिलाइजर या मैन्योर डाल दो आप अपने खेत में, तो आप रिप्लेनिश कर सकते हो न्यूट्रिएंट्स को। दूसरा अपन ने एक और टाइप पढ़ा था रिप्लेनिशिंग का, कि आप हर एक क्रॉप के बाद में अपने खेत को अनकल्टिवेटेड छोड़ दो कुछ समय के लिए, यानी बिना जोते बिना उसमें खेती किए हुए कुछ समय तक उसको छोड़ दो, फैलो छोड़ दो। अब एक और तरीका, तीसरा तरीका भी बताया जा रहा है, थर्ड वे भी बताया जा रहा है कि किस तरह से एक और तरीका है जिसके थ्रू आप अपने जो फील्ड की सोइल है, खेत की मिट्टी है, उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये थर्ड वे क्या है, तीसरा तरीका क्या है। अनोदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल, दूसरा तरीका रिप्लेनिशिंग का ऑफ सोइल यानी मिट्टी की रिप्लेनिशिंग का, विद न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स के साथ मिट्टी की रिप्लेनिशिंग का एक दूसरा तरीका,
इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, वो है क्रॉप रोटेशन के द्वारा। क्रॉप यानी फसल होती है, रोटेशन यानी चक्रित करना। जब कोई चीज को हम घुमा घुमा के काम में लेते हैं या कोई चीज घूमती रहती है उसको रोटेशन कहते हैं। तो फसल चक्रण, हिंदी में इसके लिए हम शब्द कह सकते हैं फसल चक्रण। चक्रण यानी घूमती हुई तरीके से, घूमते हुए तरीके से। तो तीसरा ये तरीका है कि वो है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण। अब ये फसल चक्रण क्या होता है, ये क्रॉप रोटेशन किस तरह से होता है, इसको हम पढ़ेंगे। दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, इसको कर सकते हैं अपन बाई ग्रोइंग यानी उगा करके डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग फसलों को अल्टरनेटली यानी बदले में, बदले में यानी कि अल्टरनेटली के बाद का मतलब होता है एक के बदले दूसरा, बदल बदल करके। तो हम अल्टरनेटली यानी बदल बदल करके या एक की जगह दूसरी फसल बो करके, अलग अलग जो डिफरेंट क्रॉप्स होती है, कई प्रकार की फसलें खेतों में बोई जाती है, तो डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटली ग्रो करके हम अलग अलग फसलों को बदल बदल के बो करके हम इसको कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन को कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने धान या पैडी आपके खेत में ग्रो कर लिया, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको क्रॉप ग्रो करनी है वो आप वापस पैडी मत ग्रो करो, आप वो की वही फसल आगे की मत आप ग्रो करें, आप उसमें नेक्स्ट जो है वो पल्सेज ग्रो कर दें, या लेग्यूमिनस जो प्लांट्स कहते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं जिनसे दाल निकलती है, ऐसे प्लांट्स अगर आप उसके बाद में ग्रो करते हैं, नेक्स्ट जो क्रॉप है आपकी वो इस तरह की डिफरेंट टाइप की लेते हैं, तो जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी वो आपके रिप्लेनिश हो जाएंगे। तो यही यहां पर कहा गया है अर्लियर यानी पहले के समय में फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत में जो किसान है, अपन खुद भी उत्तरी पश्चिमी भारत में ही आते हैं, तो उत्तरी भारत में जो किसान हैं वो अर्लियर यानी पहले के समय में क्या करते थे, नॉर्दर्न इंडिया में यूज्ड टू ग्रो, वो बोते थे लेग्यूम्स एज फोडर, लेग्यूम्स वो बोते थे। लेग्यूम यानी लेग्यूम एक पौधों का कुल है, एक ग्रुप है पौधों का जिसमें दाल भी आती है और दाल आती है। अब दलहनी पौधे ऐसे होते हैं जो दाल वाले पौधे हैं चारे के रूप में, अब इसमें कुछ चारे वाले भी पौधे आते हैं, दाल वाले भी आते हैं, ऐसा एक ग्रुप बना हुआ है पौधों का, उसको लेग्यूमिनस या लेग्यूम्स कहते हैं। तो उत्तरी भारत में क्या करते थे किसान पहले कि वो बोते थे लेग्यूम्स एज फोडर, फोडर यानी चारा, चारे के रूप में वो लेग्यूम्स को बोते थे, दलहनी पेड़ों को पौधों को बोते थे इन वन सीजन, एक सीजन में, एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन, एक सीजन में तो वो चारा लेग्यूम्स के रूप में चारा बो देते थे, और अगले इससे आगे की जो नेक्स्ट जो क्रॉप होती थी उनकी, वो अगले सीजन में व्हीट यानी गेहूं बो देते थे। दिस हेल्प्ड, अब ऐसा जब वो करते थे तो ये चीज उनको हेल्प करती थी इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सोइल विद नाइट्रोजन। तो ये जब वो करते थे तो उनकी जो मिट्टी थी उसका रिप्लेनिशमेंट हो जाता था नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन की कमी जो होती थी मिट्टी में वो पूरी हो जाती थी, क्योंकि जो लेग्यूमिन्स एक स्पीसीज है, लेग्यूमिन्स जो जाति है, इसके जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं जिसमें दाल वाले पौधे होते हैं, उनके अंदर क्या है, उनकी जड़ों में इस तरह के कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में डाल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरह से सोइल के अंदर जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उसको वो कंप्लीट कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं। तो ये एक तरीका अपनाते थे नॉर्दर्न इंडिया के फार्मर्स पहले। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड, किसानों को बीइंग एनकरेज्ड यानी उत्साहवर्धित, एनकरेज करना यानी उत्साह बढ़ाना, किसानों का उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, इस अभ्यास को अडॉप्ट करने के लिए,
आत्मसात करने के लिए यानी काम में लेने के लिए। यानी किसानों को इस बात के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए, उनको उनका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए कि इस तरह की जो ये प्रैक्टिस है कि आप एक बार वीट बो दें अपने फार्म में या फिर फील्ड में, और नेक्स्ट जो सीजन है उसमें आप लेग्यूम्स या लेग्यूमिनस जो स्पीसीज के प्लांट्स हैं या इस पल्सेज हैं वो आप ग्रो कर दें अपने खेत में। ये कहलाता है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण। तो ये तीसरा तरीका है अपने फील्ड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आती है, जो पोषक तत्वों की कमी आती है, उसको रिप्लेनिश करने का। तो इस तरह से 3 जो मेथड हैं वो हमने पढ़े हैं अपने खेत में आई हुई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को दूर करने के। इन द प्रीवियस क्लासेज, पिछली क्लासेज में यू हैव लर्न्ड, आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आप राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में लर्न कर चुके हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मटर जो होता है या जो दाल वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में, उनकी रूट्स में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, एक ऐसा नाम है उस जीवाणु का, राइजोबियम। ये राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस स्पीसीज के प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में पाया जाता है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, दाल वाले प्लांट्स जो होते हैं, उनकी रूट्स में, उनकी जड़ों में गांठें होती है, नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती है, उसमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, वे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी हवा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वे उसको फिक्स कर देते हैं, यानी उसको कन्वर्ट कर देते हैं वो, और मिट्टी में नाइट्रोजन के जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर हवा की नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और मिट्टी में उसको फिक्स कर देते हैं। तो ये अपन पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर अप टू पेज नंबर 6। आज हमने पेज नंबर 6 तक आज स्टडी की है। एंड देयर इज ए टेबल इन फ्रंट ऑफ अस। अपने सामने एक टेबल आ गई है जिसमें कि डिफरेंशिएट किया गया है, अलग अलग किया गया है फर्टिलाइजर और मैन्योर को, कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एक टेबल की फॉर्म में इसको फिर से अपने सामने दिया गया है। तो आज मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपनी नोटबुक में ये टेबल ड्रॉ करें और ये ऊपर हेडिंग डाल दें आप, डिफरेंसेज बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। इधर फर्टिलाइजर के स्पेसिफिकेशन है, इधर मैन्योर के स्पेसिफिकेशन है। एक बार हम लोग इसको स्टडी भी कर लेते हैं। ये आपको टेबल प्रिपेयर करनी है अपनी नोटबुक में और इसको लर्न करना है, बिकॉज इट इज ए इम्पोर्टेंट टेबल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेबल है और एग्जाम के बेसिस पर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए क्या क्या डिफरेंस है फर्टिलाइजर और मैन्योर में देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। जो फर्टिलाइजर होता है वो मैन मेड यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया एक अजैविक लवण होता है। इनऑर्गेनिक, देखिए ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, जो जीवों से बनी हुई होती है चीजें वो जैविक कहलाती है, ऑर्गेनिक कहलाती है। ये इनऑर्गेनिक होता है, अजैविक होता है और ये मैनमेड होता है, मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ एक साल्ट यानी लवण होता है। और मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। ये जो है वो प्राकृतिक पदार्थ होता है, ये नेचुरल सब्सटेंस होता है ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन। और ये कहां से प्राप्त किया जाता है? डीकम्पोजिशन से, यानी जो एनिमल्स के या प्लांट्स के जो वेस्टेज होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या जब कोई एनिमल डेथ हो जाती है किसी एनिमल की या प्लांट टूट करके गिर जाता है नीचे, तो उनके डीकम्पोजिशन से, उनके अपघटन से ये मैन्योर मिलता है हमें। ऑफ कैटल डंग, कैटल डंग यानी गाय के जो गोबर मवेशियों का जो गोबर होता है,
एंड प्लांट रेसिड्यूज यानी अवशेष, पौधों के जो अवशेष होते हैं, उनकी पत्तियां, उनकी टहनियां, ये सब जब गिरती रहती है उनसे, और कैटल डंग यानी मवेशियों के गोबर के डीकम्पोजिशन से, उसके अपघटन से ये नेचुरल सब्सटेंस हमें मिलता है, जो इसको हम मैन्योर कहते हैं। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस इज फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमंस टू द सोइल। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड any humus to the soil। अब ये ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक ऐसा एक सब्सटेंस है, ऐसा एक पदार्थ है जो कि पेड़ पौधों के अवशेषों से, और जैसे मैंने बताया किसी एनिमल की डेथ हो गई, उसकी बॉडी जमीन में मिल गई, और उसके डीकम्पोजिशन से एक पदार्थ का निर्माण होता है, एक सब्सटेंस बनता है जो मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाता है, ह्यूमस कहते हैं उसको। और जितना ज्यादा ह्यूमस होता है किसी भी मिट्टी में, वो उतनी ही फर्टाइल होती है, उतनी ही उपजाऊ होती है। तो इस तरह की चीज ये ह्यूमस होती है। लेकिन फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस देता नहीं है मिट्टी को, क्योंकि ये ह्यूमस कैसे बनाएगा? ये तो खुद एक केमिकल होता है। तो फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड, ये नहीं प्रोवाइड करवाता है एनी ह्यूमस, किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करवाता है टू द सोइल। जबकि मैन्योर क्या करता है? मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस, ये बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है टू द सोइल। और फोर्थ जो है, एक छूट गया है क्या? सेकंड अपन ने ये लीव हो गया था, स्किप हो गया था। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, और मैन्योर जो है वो फील्ड्स यानी खेतों में प्रिपेयर किया जा सकता है। अब है अपना फोर्थ डिफरेंस और लास्ट डिफरेंस। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच, फर्टिलाइजर बहुत रिच होते हैं, बहुत समृद्ध होते हैं, भरपूर होता है इनमें। इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पौधों को जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है प्लांट्स को, उनसे ये भरपूर होते हैं फर्टिलाइजर। लाइक नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया एंड पोटेशियम हो गया, इनसे ये फर्टिलाइजर जो है वो बहुत ही रिच होते हैं। जबकि ह्यूमस, ये मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच, ये तुलनात्मक रूप से थोड़े कम रिच होते हैं। हालांकि लंबे समय के लिए मैन्योर ही बेटर है, लेकिन रिच कम होते हैं उनसे। ये रिलेटिवली लेस रिच यानी कि तुलनात्मक रूप से कम रिच होते हैं, कम समृद्ध होते हैं इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनसे, फर्टिलाइजर्स से इनमें कम होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर में। ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको इसका जो हेडिंग है वो नोट डाउन करते हुए ये टेबल ड्रॉ करनी है और इस तरह से उसको फिल करना है। एंड यू हैव टू लर्न दिस टेबल आल्सो। Okay dear students, time is over of today's video. We have to finish the video. See you and bye.